तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आपकी डिमांड पर मैं आज कॉमिक्स लेकर आया हूँ जानवर। आप सब चाहते थे कि मैं भेड़िया की ओरिजिन कॉमिक्स, जिसमें कोबी और भेड़िया दोनों अलग होते हैं, वो कॉमिक्स अपलोड करूँ। तो उसकी स्टार्टिंग इस कॉमिक से होती है, जिसका नाम है जानवर। चलिए शुरू करते हैं। हर एक मानव में दो प्रवृत्तियां काम करती है। एक इंसानी प्रवृत्ति, जिसके सक्रिय होने पर मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करता है, सोच समझकर काम करता है और भलाई के काम करते करते देवता बनकर पूजा जाता है। और दूसरी प्रवृत्ति होती है पशु प्रवृत्ति, जिसके जागने पर वो हिंसक हो उठता है, विनाश करने लग जाता है और कहलाता है जानवर। आज जंगल का ये हिस्सा करुण चित्कारों से गूंज रहा था। क्रियाओं! ये चित्कारें इन लंबे कानों को अवश्य विचलित करती है। इन लंबे कानों का मालिक जानता है कि ऐसे चित्कारें जब उठती हैं तो जंगल के किसी हिस्से में कोई निरीह प्राणी किसी संकट में होता है। ओह, घबराओ नहीं गजराज, मैं आ गया हूँ। दुष्ट शिकारियों के बिछाए शिकंजे से अब तुम आजाद हो। कडच क्रियाओं! हाथी पुनः चिंगाड़ा, मगर इस बार उसकी चिंगाड़ में पीड़ा नहीं थी, बल्कि धन्यवाद का भाव था, जो वो अपनी जान बचाने के लिए भेड़िया को दे रहा था। हाँ हाँ, मैं समझ गया, अब जाओ। भेड़िया, अरे जैन तुम? जैन को देखकर मुस्कुरा उठा था भेड़िया। बड़ी सुंदर दिख रही हो। मैं तुम्हें सुंदर दिख रही हूँ भेड़िया? चकित हो उठी थी जैन। अरे रे, मैं तो तुम्हारी घोड़ी से बात कर रहा था। क्या? अरे रे, तुम तो नाराज हो गई। मैं सचमुच तुम्हारे लिए ही कह रहा था जैन। वाकई घुड़सवारी करते हुए तुम क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। ये तुम क्या कह रहे हो भेड़िया? भेड़िया की ओर देखती जैन की आंखें विस्फारित अंदाज में फैल रही थी। क्यों, क्या मैं तुम्हारी सुंदरता की तारीफ नहीं कर सकता? मैंने तुम्हें आज तक जंगल की सुंदरता की ही तारीफ करते सुना है। एक आधे इंसान को एक लड़की की सुंदरता की तारीफ करते देख कर मुझे सचमुच हैरानी हो रही है भेड़िया। क्या तुम्हारे अंदर के आधे जानवर ने उस आधे इंसान को यह काम करने से रोका नहीं? अगर नहीं रोका तो उस वक्त क्यों रोक दिया था, जब मैं कंकोरा कबीले के बसंत उत्सव में तुम्हें वरमाला पहनाने जा रही थी? तुम गलत कह रही हो जैन। उस वक्त भी मेरे आधे जानवर ने नहीं, बल्कि मेरे आधे इंसान ने ही मुझे उस संयोग को पलट देने को प्रेरित किया था। तुम व जल्लाद के गले में वरमाला डालो, ये मुझे मंजूर न हुआ था। और आज भी मेरे अंदर का वही आधा इंसान मुझे उस भूल के प्रायश्चित के लिए उकसा रहा है। वो कह रहा है जैन कि मेरे अंदर के जिस आधे इंसान पर तुम्हारा हक है, वो तुम्हें मिलना ही चाहिए। प्यार व आत्मविश्वास से भरे उन शब्दों को सुनकर जैन भाव विभोर होकर लता की तरह भेड़िया से लिपट गई। ओह भेड़िया, तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे सारे संसार की खुशियां आज मेरे कदम चूम रही हो। उसी क्षण मानो दोनों की तंद्रा बुरी तरह से भंग हुई। ओह ये क्या! अपने ऊपर गिरी डाली की चोट से तमतमाए भेड़िया को सामने नजर आया वही हाथी जिसे उसने कुछ देर पहले ट्रैप से छुड़ाया था। उस वक्त हाथी का सूंड उठाना भेड़िया के क्रोध में जैसे आग में घी का काम कर रहा था। दुष्ट हाथी, भेड़िया तुझे तेरी इस धृष्टता का फल चखा कर रहेगा। भेड़िया का तन बदन उस वक्त क्रोध से थरथर कांप रहा था। मुझसे भूल हुई जो मैंने तुझे बेरहम शिकारियों के शिकंजे से छुड़ाया। थाड़ प्रियाओं! आंख पर हुए भेड़िया के उस प्रहार से बुरी तरह से चित्कार उठा हाथी, मगर भेड़िया का क्रोध तो जैसे सारे आसमान को चीरकर सातवें आसमान पर पहुंच गया था। दो प्रेमियों के वार्तालाप में बाधक बनने का आज तुझे ऐसा सबक दूंगा, क्रियाओं धम, कि फिर कोई पशु ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। पीड़ा से छटपटा उठा हाथी। जैन बुत सी बनी भेड़िया के उस पागलपन को देख रही थी। भेड़िया रुको भेड़िया! मगर भेड़िया के हाथ नहीं रुक रहे थे। उस पर तो
हाथी को जैसे खत्म कर देने का ही जुनून सवार था। खच, खत्म कर डालूंगा मैं तुझे शैतान। नृशंसता देखकर जेन का पूरा चेहरा विषाक्त हो उठा। भेड़िया रुक जाओ, क्या हो गया है तुम्हें? मैं इसे खत्म कर डालूंगा जेन, तुम बीच में से हट जाओ। कुछ देर पहले तक भेड़िया के अंदर जगा हुआ आधा इंसान फिर से सो गया था, और उस वक्त जो जगह नजर आ रहा था वो था उसके अंदर का आधा जानवर। तुम भूल गए हो कि थोड़ी देर पहले तुमने ही इसकी जान बचाई थी। तुम रक्षक हो इनके। तुम्हारा ये रूप मुझे हैरान कर रहा है भेड़िया। मेरे और तुम्हारे बीच में अगर कोई आएगा तो मैं उसका बुरा हाल कर दूंगा, मगर ये बेजुबान तो तुम्हें अपनी जान बचाने का शुक्रिया कहने आया था। देखो उस डाली को जो तुमने उस पर उछाली थी, उसने तुम पर उछाली थी। ये मीठे व रसीलों फलों से लदी है। तुमने इंसान होकर भी एक पशु की भावना को नहीं समझा भेड़िया। तुम वाकई पशु हो, जानवर हो तुम। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू। भेड़िया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। रुक जाओ जेन। मगर जेन ना रुकी। भेड़िया के कानों में गूंजते रह गए घोड़ी के पदचापों के स्वर। जेन के नफरत भरे शब्द उसके कानों में पिघले हुए लावे के समान उतरते चले गए थे, और तब आत्मग्लानि में भरे भेड़िया का हृदय जैसे पीड़ा से छटपटा उठा। नहीं, ओह, ये अचानक मुझे क्या हुआ? ये मैंने क्या कर डाला? जंगल की सुरक्षा के लिए उठने वाले हाथों ने आज एक बेजुबान प्राणी को खुद ही घायल कैसे कर डाला? मुझे माफ कर दो गजराज। मैं अभी फूजा बाबा को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। इधर भेड़िया के जहन में खलबली मच रही थी, जबकि उधर जंगल में एक अजीब सा उन्माद फैला हुआ था। नगाड़ नगाड़, ढोल नगाड़ों व तुतरियों के स्वर से गूंज रहा था जंगल। जंगली कबीले नाच गाकर जैसे किसी उत्सव की तैयारी कर रहे थे। डूबा 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 डबा डबा। कबीले के जाबाज व बलशाली युवक अपने शस्त्र तेज कर रहे थे। क्रंच क्रंच। युवतियों को किस पल की प्रतीक्षा थी, क्योंकि खुद को सौभाग्यशाली मान रही थी वे युवतियां जिन्होंने इस बसंत में यौवन की उम्र में कदम रखा था। इधर भेड़िया फूजो को लेकर वहां पहुंच चुका था, और फूजो बाबा हाथी की चिकित्सा आरंभ कर चुके थे। फूजो बाबा, इस हाथी की अवस्था देखकर जेन को मुझसे नफरत हो गई है। मुझे लगता है कि वो अब मुझसे कभी बात नहीं करेगी। तो फिर उसे मना लो भेड़िया। तुम्हें ईश्वर एक नायाब अवसर देना चाहता है। मैं समझा नहीं फूजो बाबा। कल शरद पूर्णिमा है। कल की रात पूर्ण चंद्र की दूधिया रोशनी में नहाकर एक दुर्लभ फूल खिलता है जिसे जंगली नायाब कहते हैं। नायाब से जुड़ी हुई मान्यता यह है कि जो भी यह फूल लाकर अपनी प्रेयसी को देगा उसका प्यार अमर हो जाएगा। वो जन्म जन्मांतर तक पति पत्नी रहेंगे। दृढ़ हो उठा भेड़िया का सवर। मैं नायाब लाऊंगा बाबा। तब फूजो उसे बताने लगा नायाब के विषय में, जिसके लिए उसका ये सफर प्रातः से ही प्रारंभ हो जाना था। जेन के हृदय से नफरत को उखाड़ फेंकने के लिए मुझे नायाब लाकर उसे देना ही पड़ेगा। मगर भेड़िया एक अकेला ही नहीं निकला था उस सफर पर। जंगल में युवकों को तो आज के दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। वो भी निकले थे इस सफर पर। नायाब नायाब, हर किसी की जुबान पर था सिर्फ एक ही नाम, नायाब नायाब नायाब। हर कोई नायाब तक सबसे पहले पहुंचकर उसे हासिल करना चाहता था, और उसके लिए कोई भी कुछ भी करने को तैयार था। कराड़ा बूम बोगा, आगे बढ़ने की हिम्मत ना करना। आह खच, हा हा हा, नायाब नायाब। जंगल के हर कोने में भीषण जंग शुरू हो चुकी थी। साए साए कर घूमे कंटेरा, सड़ाक, और ये जंग खूनी थी। नायाब नायाब, फंगा फंगा। फंगा नाम के उस शस्त्र की भयानकता खून की बौछारें उड़ा देने वाली थी। कोई आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो फंगा से उसका सिर ऐसे ही उड़ा दूंगा। कचाक। कम नहीं थे खुंबाधारी भी। पीछे हट जाओ वरना
खुम्बा से जिस्म को छील डालूंगा। आह! जानली नाम का वो शस्त्र कटे अंगों के ढेर लगा देने वाला था। कचाक! आह! जंगल में आए हुए उस तूफान से अनभिज्ञ भेड़िया भी अपनी मंजिल की ओर तेजी से अग्रसर था। नायाब पाकर जेन अवश्य ही प्रसन्न होगी, और नायाब की विशेषता जानकर तो और भी ज्यादा। फूजो बाबा ने उस फूल के विषय में बताकर मेरा वह संकट दूर कर दिया जो जेन की नाराजगी से उठ खड़ा हुआ था। और अचानक दहल गया भेड़िया। ओह भेड़िया देवता, ये क्या? कटा हुआ बाजू, बहता हुआ खून बता रहा है कि इसे कटे हुए अधिक समय नहीं बीता है। आगे बढ़े भेड़िया को खूनी हंगामे के आसार दिखाई पड़ने लगे। कटा हुआ सिर, इसे भी थोड़ी देर पहले काटा गया है। इस सिर और उस हाथ के रंग का फर्क बता रहा है कि ये दोनों अंग अलग अलग व्यक्तियों के हैं। संकित हो उठा भेड़िया का मस्तिष्क। ओहो, फूजो बाबा कह रहे थे कि जंगल का हर युवक उस फूल को पाना चाहता है। कहीं वहां तक पहुंचने के लिए कोई खून खराबा तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो अकारण हो रहा होगा, क्योंकि इस बार नायाब सिर्फ मेरे लिए खिलेगा। मुझे एक दुर्गम मगर छोटे रास्ते से नायाब तक उन सबसे पहले पहुंचना होगा। मगर सबसे पहले वहां पहुंचे शुतुरमुर्गों पर सवार काची पीचा कबीले के जंगली युवक जो मुंह से आग उगलते हैं। फुर्र! उस टापू पर है वो पौधा जिस पर खिलता है नायाब, और जिसे इस बार लेकर जाएगा चोमा। नायाब को कोला लेकर जाएगा चोमा। जबरदस्त टकराव होने वाला था। नायाब को पाने के लिए लड़ते मरते वहां आ पहुंचे हंसा कबीले के खूंखार जंगली भी। नायाब मेरा है, नायाब मेरा है। चीख उठा चोमा। रुक जा कोला, पहले हम उन फंगासियों से निपट ले। नायाब मेरा है, नायाब मेरा है। भयानक हुंकारे भरते आ पहुंचे थे बका कबीले के भी जंगली। धरती आकाश को हिला देने वाला भयानक शोर मचा और आ पहुंचे तेंदुल कबीले के जाबाज। ठहरो, नायाब को न छुए। नरबक्सी कबीले के खूंखार जंगली अब कहाँ दूर थे। नायाब थंबू का। और अब इन सबके सामने था एक ही मकसद, नायाब तक पहुंचना। और सभी दल एकत्रित हो गए दूसरे शत्रु दलों से टकराने के लिए। भयानक मारकाट मच गई। इतिहास गवाह था उस जमीन का कि प्रत्येक 12 साल बाद इस धरती की प्यास भड़क उठती है जो खून से ही बुझती है। क्लंच! और खून का वहाँ हर कोई प्यासा था। उस प्रलंकारी शोर को भेदती यहाँ उसी पल गूंज उठी वो गगन भेदी दहाड़। रुक जाओ, बंद करो ये खून खराबा। ज्वालामुखी के मुंह से उगले लावे की तरह धधकता हुआ उस घमासान के बीच आ पहुंचा भेड़िया। व्यर्थ ही कर रहे हो तुम ये खून खराबा। भेड़िया देवता, भेड़िया, तुम्हारे खून में डूबे हुए शस्त्र और जानवरों से हिंसक चेहरे देखकर कौन कहेगा कि तुम्हें उस प्रेम का मतलब पता है जिसे अमर बनाने के लिए तुम में से हर किसी को नायाब चाहिए। तीव्र शोर उठा जिसका सीधा साधा एक ही मतलब था, हम सब लोगों को ही नायाब चाहिए। तो इसका फैसला जंग ही कर सकती है। प्रेम से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता भेड़िया, किया जा सकता है। देखो, मैं करके दिखाऊंगा। तुम सब लोगों को प्यार से मानना ही होगा, क्योंकि इस बार नायाब सिर्फ मेरे लिए खिलेगा, यानी तुम्हारे भेड़िया देवता को इसकी जरूरत है। यह भीषण मारकाट बंद करो। खून खराबे से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे आए हो वैसे लौट जाओ। तुम कहो तो मैं बुलाऊं भेड़िया देवता की गदा। भेड़िया की चेतावनी का असर विक्स वेपोरब की तरह इन जंगलियों पर फौरन ही दिखाई पड़ा जो भेड़िया को देवता मानते थे। भेड़िया देवता ठीक कहते हैं, चलो वापस चले। जबकि भेड़िया पलट गया था नदी की ओर। अब मैं नायाब लेने जाता हूँ। पर भेड़िया ने नायाब को लाना जितना आसान सोचा था, यह उतना आसान साबित नहीं हुआ। साएं साएं, ओह ये क्या! भेड़िया फुर्ती के साथ पलटा ही था कि फुर्र! भेड़िया जंग ही साबित करेगी कि नायाब कौन लेगा। कुछ भी हो जाए भेड़िया,
नायाब, हम तुम्हें नहीं ले जाने देंगे। फुर्र, स्क्रीच। जानली के घातक ब्लेड भेड़िया पर मौत बनकर झपट पड़े। सिर साए शू साए। फंगा में गर्दन एक बार फंसने का सीधा सा मतलब मौत ही होता है। चंप। उनके एक के बाद एक हुए हमलों ने भेड़िया के सामने उसकी अपनी स्थिति भी स्पष्ट कर दी। ये सारे फिलहाल मुझे रोकने के लिए एक हो गए हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि ये अलग अलग मुझसे नहीं जीत पाएंगे, जबकि मैं जानता हूँ कि ये सब एक होकर भी मुझसे नहीं जीत पाएंगे। धाड़। भेड़िया की पूंछ रोकने लगी उन्हें आक्रमण करने से। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अब भी समय है, तुम वापस लौट जाओ। मगर उस भयानक शोर में भेड़िया की आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ साबित हुई। उफ। भक। भेड़िया का क्रोध उस आग की तरह ही भड़कने लगा। अब भेड़िया को खुद को रोक के रखना मुश्किल होने वाला था। हुम्फ। भेड़िया ने दिखाया उन्हें अपना शक्तिशाली रौद्र रूप। स्वयं वो। फंगा ने कस दिया भेड़िया की गर्दन में शिकंजा। हा हा हा। भेड़िया, अब अपना सिर धड़ से जुदा हुआ समझ। एक पल से भी कम समय है मेरे पास बचने के लिए। भेड़िया ने उसी पल आह्वान किया अपनी गदा का। जय भेड़िया देवता, मदद। वह जंगली ब्लेड आपस में ना मिला सका और भेड़िया ने उसकी जान को उसके जिस्म में से खींच लिया। भेड़िया ने फंगा को एक झटके से अपने गले से निकाला और अब तुम सब एक एक करके मरोगे। भेड़िया के जिस्म पर टूट पड़ी मौत की बिजलियां। सड़ाक खच। मगर बाजी अब पलटने वाली थी। भेड़िया की आंखों व चेहरे के जर्रे जर्रे में हिंसकता भर गई। खूंखार हो गया भेड़िया। नदी का पानी लाल होने लगा। भेड़िया देवता की प्रलंकारी गदा के आगे कहाँ ठहर पाते जंगली। किस लिए हो रहा था ये सारा खूनी संहार? केवल एक फूल के लिए, उस फूल नायाब के लिए जो 12 सालों में एक बार खिलता था। शरद पूर्णिमा की चांद की दूधिया रोशनी में खिल रहा था नायाब। जबकि लाशों व खून की धरती को पार कर भेड़िया ने वहां कदम रखा। ओह, ये रहा नायाब। आखिर मैं पहुंच ही गया नायाब तक। आखिर मैंने पा ही लिया इसे। क्यों हो गया था क्या हो गया था भेड़िया को? जंगल में शांति स्थापित करते करते उसे खून से कैसे नहला दिया उसने? तभी एक हवा के झोंके ने भेड़िया के अरमानों पर लाल स्याही पोंछ दी। फूल को पाकर जैन इससे भी ज्यादा खिल उठेगी। नायाब खून से सन गया, मगर अब भेड़िया को वो रक्त दिखाई ना पड़ रहा था। उसे तो चारों ओर दिखाई पड़ रही थी जैन, सिर्फ जैन। जैन। भेड़िया। भेड़िया को देखकर जैन जिस अंदाज में उठकर खड़ी हो गई, उसे देखकर साफ लग रहा था कि फूजो बाबा उसे नायाब के विषय में सब कुछ बता चुके थे। जैन, मैं नायाब ले आया और ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। ओह भेड़िया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। फूजो बाबा मुझे इस फूल की सारी विशेषता बता चुके हैं। मगर फूल भेड़िया के हाथ से लेती ठिठक गई जैन। ये क्या? तुम्हारा सारा शरीर तो खून और घाव से भरा पड़ा है। चांदनी की तरह पवित्र ये फूल भी रक्त रंजित हो रहा है। मैं रक्त बहाना नहीं चाहता था, मगर मजबूर हो गया, वरना ये फूल मैं तुम तक न पहुंचा पाता। तड़प उठी थी जैन। ओह भेड़िया, केवल एक फूल के लिए तुमने रक्तपात को रोकने के स्थान पर उसमें और आग भर दी। एक बार फिर सिद्ध कर दिया तुमने कि तुम पूरे जानवर हो। मुझे तुम्हारी ये हिंसा, पशुता व खून में डूबा प्रेम नहीं चाहिए भेड़िया। मुझे भेड़िया इंसान के रूप में चाहिए जिसे मैं प्यार कर सकूं। चले जाओ तुम यहाँ से, क्योंकि तुम्हारी जिस पशुता के लिए मैंने तुमसे नफरत की थी वो तुम में अब भी कायम है, बल्कि और बढ़ गई है। इधर उसी समय वो अज्ञात व रहस्यमय शक्ति अपनी किसी कामयाबी पर प्रसन्न थी। हा हा हा। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था, पर अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। इंतजार है तो केवल वक्त का। कैसी थी वो अज्ञात व रहस्यमय शक्ति? क्या कोई
जाल बुना जा रहा था भेड़िया के खिलाफ। ऐसे और इन जैसे कई सवालों का जवाब है कोबी और भेड़िया। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स की कहानी जारी है कोबी और भेड़िया में, जिसमें हम जानेंगे कि कोबी और भेड़िया अलग कैसे होते हैं। मिलते हैं उसी कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।